ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनम वांगचुक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध का केंद्र ने किया विरोध। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह अन्य कैदियों के लिए मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत की शर्तें नरम की। अब सेंथिल बालाजी को ईडी कार्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं होगी। शादी के बाद माता पिता के पक्ष में नामांकन अमान्य होगा। जीपीएफ राशि पत्नी और माता पिता के बीच समान वितरित होगी। अभिनेत्री अपहरण मामला में केरल कोर्ट ने एक्टर दिलीप को बरी किया। पल्सर सुनी समेत 6 अन्य को दोषी ठहराया गया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबर आपके सामने रखते हैं। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सितंबर में लद्दाख में राज्य हुट के लिए हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया गया था। उनकी पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में एक बंदी प्रशिक्षण याचिका दायर की है, जिसमें उनके पति भी हिरासत को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की ओर से दायर एक याचिका का विरोध किया है, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति मांगी है। वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है। वांगचुक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि वांगचुक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि अगर वांगचुक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है तो यह अन्य कैदियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने तर्क दिया कि वांगचुक को हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। वहीं मेहता ने कहा कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। वांगचुक की ओर से दायर याचिका में उनकी हिरासत को चुनौती दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित होने की अनुमति मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तमिलनाडु मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत की शर्तों में ढील देते हुए कहा कि उन्हें अब चेन्नई में प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक के कार्यालय में हर सोमवार और शुक्रवार को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सेंथिल बालाजी को केवल तभी उपस्थित होना होगा जब अधिकारी द्वारा आवश्यक होगा। अदालत ने यह भी कहा कि अगर उनकी उपस्थिति की आवश्यकता है तो उन्हें अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। सेंथिल बालाजी को सितंबर 2024 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी, जिसमें उन पर नकदी के बदले में सरकारी नौकरियां देने का आरोप लगाया गया था। उनकी जमानत की शर्तों में हर सोमवार और शुक्रवार को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना शामिल था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालगे बागची की पीठ ने कहा कि सेंथिल बालाजी को हर सोमवार और शुक्रवार को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। ईडी ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि जमानत की शर्तें अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लगाई गई थी। हालांकि अदालत ने ईडी की आपत्ति को खारिज कर दिया और सेंथिल बालाजी की जमानत की शर्तों में ढील दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सेंथिल बालाजी को राहत मिली है और अब उन्हें ईडी कार्यालय में नियमित उपस्थिति से मुक्ति मिल गई है। यह फैसला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेज शिक्षक को जमानत दे दी है जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री पोस्ट करने के आरोप में जेल में था। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के बावजूद शिक्षक की निलंबन की कार्यवाही जारी रहेगी। जैनल आबेदीन नामक शिक्षक पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी और अश्लील सामग्री पोस्ट की थी। इसके अलावा उन पर आरोप था कि उन्होंने महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ की और ऑनलाइन अश्लील टिप्पणियां की हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि मुकदमा चलने में समय लगेगा, इसलिए आवेदीन को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए क्योंकि उन पर महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि मुकदमा चलने में समय लगेगा, इसलिए हम उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। हालांकि उनकी निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए क्योंकि उन पर महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एक शिक्षक की जमानत के मामले में एक नया उदाहरण पेश करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के बावजूद शिक्षक की निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए, जो इस तरह के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि मुकदमा चलने में समय लगेगा, इसलिए आवेदीन को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि उनकी निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए क्योंकि उन पर महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि मुकदमा चलने में समय लगेगा, इसलिए हम उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। हालांकि उनकी निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए क्योंकि उन पर महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में एक शिक्षक की जमानत के मामले में एक नया उदाहरण पेश करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के बावजूद शिक्षक की निलंबन की कार्यवाही जारी रहनी चाहिए, जो इस तरह के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कॉलेज शिक्षक को जमानत दे दी है और शिक्षक पर महिला छात्रों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी ने अपने माता पिता के पक्ष में जनरल प्रोविडेंट फंड या जीपीएफ नामांकन किया है तो शादी के बाद यह नामांकन अमान्य हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जीपीएफ की राशि मृतक कर्मचारी की पत्नी और माता पिता के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। एक रक्षा लेखा विभाग के कर्मचारी ने 2000 में अपनी माता के पक्ष में जीपीएफ नामांकन किया था। बाद में उन्होंने 2003 में शादी की और केवल सीजीआईआईएस और डीसीआरजी के लिए नामांकन अद्यतन किया, लेकिन जीपीएफ के लिए नहीं। 2021 में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को अन्य सेवा लाभ मिले, लेकिन जीपीएफ की राशि नहीं मिली क्योंकि अधिकारियों ने पुराने नामांकन पर भरोसा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद माता पिता के पक्ष में किया गया नामांकन अमान्य हो जाता है और जीपीएफ की राशि पत्नी और माता पिता के बीच समान रूप से वितरित की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नामांकन से किसी को भी जीपीएफ की राशि पर बेहतर दावा नहीं मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सीएटी के फैसले को बहाल किया, जिसमें जीपीएफ की राशि पत्नी और माता के बीच समान रूप से विस्तृत करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि जीपीएफ की राशि का वितरण जीपीएफ केंद्रीय सेवा नियम 1960 के नियम 33 के अनुसार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीपीएफ नामांकन और वितरण के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी के बाद माता-पिता के पक्ष में किया गया नामांकन अमान्य हो जाता है और जीपीएफ की राशि पत्नी और माता-पिता के बीच समान रूप से वितरित की जानी चाहिए। इंडिगो फ्लाइट रद्द होने की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस को पायलटों की कमी और नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों को लागू नहीं कर पाने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.के. कौल ने कहा, यह एक गंभीर मामला है। लाखों लोग हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं और उनमें से कई लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और समय पर कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को सुना कि इंडिगो में कई पद खाली हैं और यात्रियों को वर्तमान स्थिति के कारण परेशानी हो रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि ग्राहकों को रद्द होने वाली उड़ानों की जानकारी नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नियमित प्रक्रिया का पालन करने का निर्णय लिया। इसी तरह की एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में भी दायर की गई है, जिसमें प्रभावित यात्रियों को किराया वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है। इंडिगो एयरलाइंस ने पायलटों के लिए नए नियमों को लागू करने में विफल रहने के कारण हजारों उड़ानें रद्द की हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो को राहत देते हुए नए नियमों के कार्यान्वयन में कुछ समय की छूट दी है, लेकिन उड़ानें रद्द होना जारी है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने ही इस मामले में सरकार और इंडिगो एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है। इंडिगो एयरलाइंस की समस्या केवल पायलटों की कमी पर नहीं सीमित है, बल्कि एक नियम को लागू करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। एयरलाइन ने दावा किया कि वे जल्द ही सामान्य स्थिति में लौट आएंगे, लेकिन यात्रियों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया और एयरलाइन को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो को नए नियमों के कार्यान्वयन में कुछ समय की छूट दी है, जिससे उन्हें अपनी सेवाएं सामान्य करने में मदद मिल सके। केरल की एक अदालत ने 2017 के एक अभिनेत्री अपहरण और हमले के मामले में मलयालम अभिनेता दिलीप को बरी कर दिया है, जबकि मुख्य आरोपी पल्सर सुनी सहित 6 अन्य को गैंगरेप, आपराधिक साजिश और अपहरण और महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप में दोषी ठहराया है। दोषी व्यक्तियों में शामिल नाम है सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजेश बीपी, सलीम एच उर्फ बाडीवाल सलीम, प्रदीप। इन्हें विभिन्न भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, जिनमें शामिल है 120 बी आपराधिक साजिश, 342 गलत हिरासत, 354 महिला की मर्यादा भंग करने के लिए बल का प्रयोग, 366 अपहरण, 354 बी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए बल का प्रयोग, 357 गलत तरीके से हिरासत में लेने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग, 376 डी गैंगरेप। अदालत ने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और 67 ए के तहत भी दोषी ठहराया है, जो यौन हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित है। दोषी व्यक्तियों के लिए सजा की घोषणा 12 दिसंबर को की जाएगी। दिलीप, जो बलात्कार की साजिश और आयोजन के आरोप में आरोपी थे,
को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया है। दिलीप के अलावा 3 अन्य चार्ली थॉमस, सनिल कुमार उर्फो मैथिसनरी, सनिल और शरद जी नायर जो भी बरी कर दिया गया है। यह मामला 17 फरवरी 2017 का है, जब एक महिला अभिनेत्री को कोच्चि में एक चलती हुई वाहन में अपहरण कर यौन उत्पीड़न किया गया था। इस घटना ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और फिल्म उद्योग में महिलाओं का समर्थन करने के लिए वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव गठन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यह टिप्पणी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला एक धार्मिक आयोजन से जुड़ा है, यह जहां आरोपियों पर दलितों और गरीब तबके लोगों को धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया था। मामला एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने एक धार्मिक आयोजन में ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया और बाइबल बांटी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब वह आरोपियों के घर पहुंचा तो उसने वहां एक एलईडी स्क्रीन देखी, जहां ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। बेंच ने कहा कि सिर्फ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं है, जब तक कि इसके साथ कोई जबरदस्ती या प्रलोभन ना किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों ने बहुत अधिक कोशिश की, जबकि अपराध के समय कोई पीड़ित सामने नहीं आया था। कोर्ट ने अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जल्दबाजी की। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को 2021 के अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए और अनुमानों पर काम नहीं करना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मांतरण के मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करता है। कोर्ट ने अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे अपने अधिकारों का उपयोग सावधानी से करें और अनुमानों पर काम ना करें। यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.